ओके है, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे अपन। अरे यार ये म्यूट नहीं हो रहा क्या? क्या चीज? सर मैं तो बोल रहा हूँ बस एक अच्छा फोन लेके आओ, कैमरे मस्त क्लिक कर दो। सिर्फ फोन से हो जाएगा। कौन से हो जाएगा क्या स्ट्रीम? अच्छा तेरे पास है ना रोजी? हो जाएगा। ठीक है, देखो मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या होता है? नाम सुन के क्या लग रहा है? मोनोटोनिसिटी मतलब एक जैसा, है ना? फंक्शन एक जैसा, या तो फिर फंक्शन ऊपर जा रहा है। हाउ डू वी डू दैट? एक सेकंड होल्ड करना। ऑडियो कैसे बंद करते हैं? ओके अभी आवाज है। डिस्कनेक्ट ऑडियो। आई थिंक इट इज बेटर नाउ। देखिए, या तो फंक्शन हमेशा ऊपर जाते रहे, मतलब इंक्रीज इंक्रीज हो रहा है, मतलब हमेशा इंक्रीज हो रहा है, इसको कहते हैं मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। या तो हमेशा डिक्रीज हो रहा है, या तो हमेशा इंक्रीज करे या तो हमेशा डिक्रीज करे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कभी इंक्रीज कभी डिक्रीज, फिर वो सेम नहीं हुआ ना, फिर वो अलग हो गया। तो ये वाला जो चैप्टर है, ये चैप्टर आपको पूरा, दिस विल बी द लास्ट चैप्टर जिसमें आप ग्राफ बनाना सीखोगे। ये चैप्टर के बाद आप दुनिया के सारे ग्राफ बना सकते हो जो भी पॉसिबल है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज इसमें मैं यही लिखवाता हूँ, इट डील्स विथ हाउ टू ड्रॉ एग्जैक्ट ग्राफ ऑफ द फंक्शन। इट डील्स with how to draw exact graph of the function. ठीक है, अभी मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है वो अपन देखते हैं। इस चीज को भी लिखेंगे पहले, फिर अब समझेंगे। फंक्शंस आर सेड टू बी मोनोटोनिक if they are either increasing or decreasing in their entire domain. ठीक है, उनके एंटायर डोमेन में या तो वो हमेशा ऊपर जा रहे हो या तो हमेशा नीचे आ रहे हो। ठीक है, ऐसा नहीं होना चाहिए कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे, वो मोनोटोनिक नहीं हो गया ना, फिर तो अलग अलग हो रहा है, सेम होना चाहिए हमेशा। ठीक है, जैसे कि अगर अपन कोई एग्जांपल लेते हैं ना, ये वाला फंक्शन का ग्राफ आता है आपको e की पावर x का, सबको आता होगा। ठीक है, इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल नंबर। इसका रेंज क्या है? 0 से इंफिनिटी। ये ऐसा ऊपर जाता है हमेशा, हमेशा ऊपर जा रहा है, ऐसा नहीं है कि बीच में कभी नीचे आया हो, हमेशा ऊपर जा रहा है, मतलब ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है। देखिए एक और बताता हूं मैं आपको, y इज इक्वल टू माइनस एक्स। y इज इक्वल टू माइनस एक्स भी बड़ा सिंपल सा कर्व है, ऐसा आएगा। बताइए डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना, क्योंकि आप हमेशा लेफ्ट टू राइट चेक करते हो। अच्छा, हाँ चलो, वही मैं बोलने वाला था। y इज इक्वल टू ln x। ठीक है, y इज इक्वल टू ln x। ये फंक्शन कैसा है? इंक्रीजिंग। तो यहाँ पे आप लिखेंगे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, यहाँ पे मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। आवाज आ रही है क्या? एक बार मेरे को बता देना, ऑनलाइन वाले लोग जो भी है, ऑडिबल है प्रॉपरली? हाँ
ओके, वीडियो अटक तो नहीं रहा है ना, ब्रेक डांस वगैरह तो नहीं दिख रहा है आपको? ध्रुवम तुम नहीं आए क्या आज? अरे यार, ओके, चलिए बढ़िया। अभी एक और चीज लिखते हैं ना अपन, कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जो कभी बढ़ रहे कभी घट रहे, कभी बढ़ रहे कभी घट रहे, उनको अपन क्या कहते हैं? नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, तो अब ये बात लिखनी तो पड़ेगी। लिखो फंक्शंस, स्टार्टिंग है अभी है ना, कुछ भी ऐसा मेजर नहीं सिखा रहा हूं मैं आपको, थोड़ी देर से सिखाऊंगा। फंक्शंस which are increasing as well as which are increasing as well as decreasing in their entire domain. In their domain लिख दो, है ना, entire domain, domain एक ही तो बात है। In their domain are called non-monotonic function, non-monotonic functions। ये तो हो गई बातें परिभाषाओं की, डेफिनेशंस एंड ऑल। अभी इसका एग्जांपल भी मैं आपको दे देता हूँ, जैसे कि सबसे सिंपल एग्जांपल हो जाएगा y इज इक्वल टू साइन एक्स। y इज इक्वल टू साइन एक्स, कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे। ठीक है, तो इसको अपन बोलेंगे नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, मैं बहुत धीरे बोल रहा हूँ आज, है ना, क्योंकि मैं माइक ठीक करवा के लाया हूँ। आवाज आ रही होगी आई होप, नहीं आ रही होगी तो बता देना, चिल्ला के भी बोलने लग जाऊंगा मैं। अगला फंक्शन देखते हैं, क्या बोला था आपने? y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ना, हाँ कह सकते हैं अपन। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर जो है वो थोड़ी देर के लिए डिक्रीज करता है और फिर एकदम से इंक्रीज करने लग जाता है। ठीक है, अच्छा, ये तो सब इजी इजी बातें होगी। अब इसमें ना सबसे बड़ा डाउट तो बच्चों को आता है कि सर अगर अपन ने साइन एक्स को सिर्फ 0 से 90 डिग्री तक लिया, 0 से पाई बाई 2 तक, तो उस केस में क्या बोलेंगे अपन? उसको मोनोटोनिक बोलेंगे या फिर नॉन मोनोटोनिक बोलेंगे? बता रहा हूं, अगर हम लोगों ने साइन एक्स को 0 से 90 तक लिया, सिर्फ 0 से 90 मतलब इतना हो जाएगा सिर्फ, तो अभी 0 से 90 अगर अपन ने इंटरवल को ही काट दिया है तो फिर फंक्शन उस इंटरवल में इंक्रीजिंग दिख रहा है ना, तो अब इसको अपन मोनोटोनिक कहेंगे। तो अगर इंटरवल काट के दे रहा है अपने को तो फिर वो सब्जेक्टिव हो जाता है कि ग्राफ कैसा बनेगा। ठीक है, फिर अपन कुछ कह नहीं सकते। अभी पर्टिकुलरली इस चीज को लिख लेते हैं ना अपन, देखिए हाउएवर, हाउएवर f of x is equal to sin x is said to be monotonic, said to be monotonic in the interval x belonging to 0 से पाई बाय 2। दोनों में क्लोज लगा दे, ओपन लगा दे, फर्क नहीं पड़ता है, चलेगा। माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 अगर आप बोलते हो तो ग्राफ फिर ऐसा हो जाएगा, है ना। तो इस इंटरवल में भी साइन एक्स को अपन इंक्रीजिंग ही कहेंगे। तो वो तो इंटरवल, अब वो तो समझ जाओगे आपने ना। मतलब कहने का ये है कि जरूरी नहीं है कि अगर अपन पूरे डोमेन की बात करें तो ही मोनोटोनिसिटी का डिस्कशन हो सकता है। अगर अपन डोमेन को काट दें तो उस हिसाब से भी मोनोटोनिसिटी की बात हो सकती है। ठीक है, अब किसी पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी की बात करते हैं, मैं आपको 3 परिभाषाएं लिखूंगा बड़ी बड़ी। ठीक है, लेकिन आपको इसको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले मैं डेफिनेशन नहीं लिखवाना चाह रहा हूं, पहले हिंदी में समझेंगे। अब आपका ध्यान आगे होना चाहिए। ठीक है, तो लिखेंगे अपन मोनोटोनिसिटी एट अ पॉइंट, मोनोटोनिसिटी ऑफ अ फंक्शन एट अ पॉइंट। अरे यार, मोनोटोनिसिटी ऑफ ए फंक्शन एट अ पॉइंट, बोलो क्या करेंगे उस बारे में बात। वो तुमने बैटमैन की थर्ड पार्ट देखी, डार्क नाइट राइजेस, बेन वाला? किसी ने नहीं देखा? जोकर वाला देखा है ना? मेरे को जोकर से ज्यादा अच्छा उसके बाद वाला लगता है, डार्क नाइट राइजेस। उसमें बेन आता है जो मास्क लगा के आता है ना, सुपर विलन। तो उसमें एक डायलॉग बोलता है, नाउ इज नॉट द टाइम फॉर फियर, दैट कम्स लेटर। तो वही वाली बात है। देखना तुम, वो वन ऑफ द फेवरेट मूवीज है मेरी। मैंने एक ट्रेन से आ रहा था मैं एक वक्त कॉलेज से घर,
तब मैंने लैपटॉप में देखी थी डार्क नाइट राइजेस, एकदम मतलब सब भूल गया था मैं कि क्या चल रहा है आसपास ट्रेन में। वॉज वेरी गुड, पूरा लास्ट तक आपको वो बांध के रखेगा और बहुत अमेजिंग मूवी। उसके डायलॉग्स भी बड़े अमेजिंग है। देखो किसी पॉइंट पे अपन बात करते हैं, आप जो बोल रहे हो दैट कम्स लेटर, ठीक है। तो किसी पॉइंट की अगर अपन बात करते हैं ना, अगर आपको बोलता है कि कोई ग्राफ है अपने पास इस तरह से और x इज इक्वल टू a पर आपसे पूछता है कि फंक्शन मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर है, तो वो कैसे बताएंगे? अब ये थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे अपन पूरे डोमेन में बात कर लेते रहे, पूरे डोमेन में देख रहे थे तो हमको पता चल रहा था कि इंक्रीजिंग भी है डिक्रीजिंग भी है, मतलब नॉन मोनोटोनिक। कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग मतलब डिक्रीज मतलब मोनोटोनिक, ये भी मोनोटोनिक क्योंकि -π/2 से π/2। लेकिन अगर अपन सिंगल पॉइंट की बात करते हैं उसका मतलब क्या हो जाता है, उसको चेक करने का बड़ा आसान तरीका है। बिल्कुल आप है ना नेबरहुड में चेक कर लो, ए से जस्ट पहले ए के जस्ट बाद, और वो इंक्रीजिंग क्या बोलेंगे उसको हिंदी में, बढ़ते क्रम में आना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। मतलब अगर ए से पहले का जो वैल्यू है और ए पर जो वैल्यू है और ए के बाद का जो वैल्यू है ना, वो ये 3 डॉट से रिप्रेजेंट होगा। ये तीनों डॉट्स जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। मतलब इसका ये हो गया कि एफ ऑफ ए माइनस एच, एफ ऑफ ए और एफ ऑफ ए प्लस एच में क्या ऑर्डर होना चाहिए, ये होना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, डैश की बात तो कर ही नहीं रहा हूं मैं फंक्शनल वैल्यू की बात कर रहा हूं। अभी डैश में अपन आए ही नहीं अभी तक, दैट ऑल्सो कम्स लेटर, वो भी बात की बात है। अभी सिर्फ अपन किसी एक पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी की बात कर रहे हैं। अगर आपको किसी पॉइंट पर बताना है कि फंक्शन उस पर्टिकुलर पॉइंट पर मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है या नाइदर है ना, तो अपन क्या करेंगे, उस पॉइंट के पड़ोसियों में लेफ्ट हैंड और राइट हैंड नेबर्स में चेक करेंगे वैल्यू, और ये वैल्यू ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में आना चाहिए। इसको मैं अभी लिखवा देता हूं आपको। हाँ, एट दैट पॉइंट एट एक्स इज इक्वल टू ए, ठीक है। तो लिखो, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट एक्स इज इक्वल टू ए if f of x satisfies, if f मैं क्या बोल रहा था, फंक्शन इज सेड टू बी, फर्स्ट पॉइंट लिखना है ना, दिस इज फर्स्ट पॉइंट, अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली, इज सेड टू बी मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू ए, बड़ा टंग ट्विस्टर टाइप का है, x इज इक्वल टू ए if f of x satisfies, f of x satisfies, क्या सेटिस्फाई करना चाहिए ये, मतलब मैं यहाँ पे लिखवा देता हूँ, इसको आप बाद में लिख लेना। ऐसा लिखो कि a प्लस एच पर जो वैल्यू आ रही है वो a से बड़ी होनी चाहिए, एट द सेम टाइम मतलब एंड a माइनस एच पर जो वैल्यू आ रही है, a माइनस एच पर जो वैल्यू आ रही है वो a से छोटी होनी चाहिए, मतलब f ऑफ a से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आप एक ग्राफ बनाएंगे और उसके नीचे ये वाली चीज लिखेंगे एकदम सिस्टमैटिकली, क्योंकि नोट जो है वही रिवाइज करने रहेंगे आपको बाद में। ये फर्स्ट पॉइंट लिखा अपन ने, सेकंड पॉइंट लिखेंगे, अब इसी का अपन उल्टा बात करेंगे। अगर किसी फंक्शन को अपन किसी पॉइंट पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग देखना चाहते तो उसका ग्राफ कुछ इस तरह से नजर आना चाहिए। ग्राफ कैसा भी हो, लेकिन उस पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए पर जो वैल्यू है वो a प्लस एच पर जो वैल्यू आएगी उससे बड़ी होनी चाहिए, और a माइनस एच पर जो वैल्यू आएगी उससे छोटी होनी चाहिए। अभी सुनने में बड़ा अजीब लग रहा है, लॉजिकली अगर अपन बात करेंगे तो ये घटते हुए क्रम में होना चाहिए, डिक्रीजिंग ऑर्डर में। मतलब ये बीच वाला होता है f ऑफ a, वो बीच में होना चाहिए, एंड f ऑफ a जो होगा वो f ऑफ a प्लस एच से बड़ा होना चाहिए, सोच कर देखो, है ना। और f ऑफ a माइनस एच सबसे बड़ा होना चाहिए, मतलब आप ऐसा सोचो कि घटते हुए क्रम में होना चाहिए। f ऑफ a माइनस एच, f ऑफ a और f ऑफ a प्लस एच, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, ये वाला, मतलब ऐसा और ऐसा होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें याद करने वाली नहीं होती, आप इसको एग्जाम में हल के हल सोच सकते हो, ठीक है। अगर फंक्शन इंक्रीजिंग है किसी पॉइंट पर अगर पूछ लिया आपसे तो आप ऐसे चेक करोगे और ऐसे चेक करोगे,
ठीक है, यही सारी लैंग्वेज अपन वहां पर लिखने वाले। ओके तो इसको पॉइंट नंबर 2 यहाँ पे अपन लिखेंगे। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, सब कुछ सेम रहेगा, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। अ फंक्शन इज सेड टू बी मोनोटोनिकली decreasing at x is equal to a if f of x satisfy क्या सेटिस्फाई करना चाहिए कि f of, ध्यान से देखना पड़ेगा, f of a माइनस सॉरी f of a plus h should be less than f of a and f of a minus h, ऐसा लिखते हैं ना रुको, f of a जो है f of a is less than f of a minus h, ठीक है। ये वाला फोटो बना लो आप। सबसे बड़ा सवाल ये लिख लिया होगा आप लोगों ने ना, यहाँ थोड़ी स्पेस चाहिए मुझे, मिटा रहा हूं मैं इसको, नहीं लिखा है तो फिर से लिख लो, f of a माइनस h, f of a और f of a प्लस h, ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल आता है कि सर अगर किसी पॉइंट पर फंक्शन ही डिफरेंशिएबल नहीं है, जैसे कि फंक्शन घट रहा है लेकिन उस पर चोंच आ रही है किसी पॉइंट पर, तो क्या हम मोनोटोनिसिटी की बात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। सर किसी पॉइंट पर अगर फंक्शन टूट गया हो, डिसकंटिन्यूअस हो, जैसे कि ऐसे बात कर रहे हो, है ना, ऐसे, अब ये जो पॉइंट है यहां पर फंक्शन टूट गया है, नीचे डार्क सर्कल है ना, नीचे डार्क सर्कल है, तो क्या इस पॉइंट पर हम मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। तो किस केस में हम नहीं कर सकते? अगर सुनो बता रहा हूं मैं, अगर चोंच आ गई है तो भी हम लोग मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं। फंक्शन अगर ब्रेक हो गया हो लेकिन उस पॉइंट पर डिफाइंड हो, जैसे x इज इक्वल टू a पर ब्रेक हुआ है लेकिन डिफाइंड है, डार्क सर्कल है, मतलब ये पॉइंट डोमेन में आता है, डोमेन में आ रहा है, तो अपन उस पॉइंट पर मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं। तो कब नहीं करेंगे अपन बात? जब वो डोमेन में नहीं आता होगा, मतलब वहां पर एकदम गड्ढा होना चाहिए। अगर गड्ढा आ गया उस पॉइंट पे तो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मोनोटोनिसिटी की बात नहीं करोगे, बाकी हर केस में कर सकते हो। इसी बात को लिखेंगे अपन नोट बना के, लिखिए नोट, और फोटो बाद में लिखना, फोटो बाद में बनाना, पहले लिखो वी कैन टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी, वी कैन टॉक। अब ये स्टार्टिंग का पार्ट जो है ये पूरा थ्योरेटिकल चलेगा, है ना, आपको लिखना 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 बस यही करना रहेगा। वी कैन टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स, लिखूं क्या? वी कैन टॉक ऑफ मोनोटोनिसिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स at x is equal to a, at x is equal to a only if x is equal to a lies in domain of function, lies in domain of f of x without any consideration of, लिखो यहां तक, we can talk of monotonicity of f of x at x is equal to a only if x is equal to a lies in domain of f of x without any consideration of, क्या लिखूंगा सोचो, without any, बिल्कुल सही, without any consideration of derivability and continuity, या चलो मैंने कंटिन्यूटी पहले लिख दिया, कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ एफ ऑफ एक्स एट एक्स इज इक्वल टू ए, मतलब उस पॉइंट पर कंटिन्यूस हो, डेरिवेबल हो, हमको कोई मतलब नहीं है, वो पॉइंट जो है बस वो डोमेन में होना चाहिए बस, ठीक है। अच्छा ये वाला ग्राफ अगर आप देख रहे हो, बनाइए इसको, दिस ग्राफ, ये वाला ग्राफ मत बनाना है ना, इसको मैं थोड़ा पेंडिंग रखता हूं, इसको बाद में बना लेंगे, ये वाला बनाओ अब, और ये भी बना लो,
क्या होगा ना, इसका अपने को रिवीजन लगेगा बहुत तगड़ा वाला फ्यूचर में, और अच्छे से लिख के रखोगे तो फटाफट सब समझ में आ जाएगा कि क्या क्या पढ़ाया था मैंने। हाँ जी, ये वाला फंक्शन बताइए, अगर x इज इक्वल टू a की बात करता हूं तो ये डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है? डिक्रीजिंग है ना, तो यहाँ पे आप चुपके से लिख लो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग के लिए अब अपन आज से ये वाला सिंबल लगाएंगे, डाउन एरो, एट x इज इक्वल टू a, और यहां पर लिख लो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, डिस्पाइट यहां पर शार्प कॉर्नर था, उसके बावजूद भी हम लोगों ने मोनोटोनिसिटी की बात कर ली। एक और ग्राफ बना लो, जो मैंने बनाया था उसका एक ये वाला वर्जन है, और एक तो मैंने जो बनाया था वो एग्जैक्टली दैट ग्राफ इटसेल्फ। ठीक है, अब देखो x इज इक्वल टू a पर फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है, लेकिन ये पॉइंट है, ये डोमेन में तो है। अगर ये डोमेन में है तो हम मोनोटोनिसिटी की बात कर सकते हैं। तो आप क्या लिखोगे इसको, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एट x इज इक्वल टू a। ठीक है, जल्दी जल्दी इसको लिखते जाइए ना, क्योंकि ये बहुत बोरिंग सा पार्ट है, इसको जल्दी खत्म करना है। इसमें कुछ ऐसा भी नहीं, बहुत ऑब्वियस सी चीज है। अगला छोटा सा टाइटल है मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। अभी अपन ने, चलो मैं समझाता हूँ आपको ना, मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल। हाँ तो कर सकते हैं ना, बिल्कुल, स्टिक टू द डेफिनेशन। देखो यहाँ पे गड्ढा, यहाँ पे भी गड्ढा, और इसको कहाँ पे डालना है बताओ, बीच में, ऊपर, कहाँ? नहीं वैसे नहीं, तो एक कंप्लीट ग्राफ है और उसमें बस एक गड्ढा है और उसका पॉइंट। बात कर सकते हैं, वी कैन डिस्कस अबाउट मोनोटोनिसिटी। अगर आप, वो मोनोटोनिक होगा या नहीं होगा दैट इज डिफरेंट, बट डिस्कस किया जा सकता है ना। आप कुछ ऐसा कहना चाह रहे हो तो देख लो, आराम से बात कर लो। यहाँ पे आप अगर a पर बात करोगे तो वैल्यू है ये, a के जस्ट पहले ये, a के जस्ट बाद ये, घटते क्रम में नहीं है ना। ये इधर से मान लो ये वाला वैल्यू जो था दैट वाज 2, और ये भी लगभग लगभग 1.9999 रहा होगा, लेकिन ये मान लो 5 हो गया, तो वो घटते हुए क्रम में नहीं आया, डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं आया, तो इट इज नॉट मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। बट अपन उस बारे में डिस्कशन कर पा रहे हैं क्योंकि वो डोमेन में था। अगर ये इसको ऊपर से हटा देता हूं मैं तो अपन अब बात ही नहीं करेंगे, तुम चुप हो जाएंगे कि अब ये तो पॉइंट गड्ढा है ना, तो इस बारे में बात नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा अब इंटरवल, अभी अपन ने सिर्फ एक इकलौते पॉइंट पर बात करना सीख लिया है। ठीक है, अगर आपसे कोई इकलौते पॉइंट पर बोलता है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है तो ये तरीका निकालने का। ठीक है, अब अगर मैं पूरे इंटरवल की बात करता हूं, मान लो हमारे पास ग्राफ है पूरा, और उस ग्राफ में x1 से लेकर x2 तक, ना x1 x2 मत लो, वो मैं ज्यादा कहीं और यूज करूंगा, a और b के बीच में अगर कोई ग्राफ बना हुआ है, डोंट केयर ग्राफ कैसा है, मान लो ग्राफ ऐसा है ना, इंक्रीजिंग है उस इंटरवल में, पर्टिकुलरली उस इंटरवल में ग्राफ इंक्रीजिंग है, तो पूरे इंटरवल में अगर अपने को बात करना है कि फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा या नाइदर होगा, तो उसका तरीका क्या होता है कि इंटरवल में कोई भी 2 पॉइंट ले लो, पूरे इंटरवल में टेक एनी 2 पॉइंट्स। अब 2 पॉइंट लोगे अगर, तो एक पॉइंट उसमें से छोटा होगा, एक पॉइंट बड़ा होगा, ऑब्वियस सी बात है, दोनों सेम नहीं होंगे ना। तो मान लो हमने एक पॉइंट x1 लिया और एक पॉइंट x2 लिया, तो फॉर एनी 2 पॉइंट्स x1 एंड x2 इन द इंटरवल, जो बड़ा पॉइंट है उस पर बड़ा y आता है अगर, और छोटे पॉइंट पे छोटा y आता है हमेशा इस पूरे इंटरवल में। आगे वाले x पर अगर बड़ा y आ रहा है और छोटे वाले x पर छोटा y आ रहा है, मतलब ये फंक्शन इंक्रीजिंग रहा होगा, लॉजिकल सी बात है। तो हम लोग इसमें क्या करते हैं, 2 पॉइंट लेते हैं पूरे इंटरवल में, कोई भी 2 पॉइंट, और सारे 2 पॉइंट के लिए ये चीज ट्रू है कि अगर, मैं लिखवाऊंगा इस चीज को लेकिन अभी रफ में बता रहा हूं मैं, x2 ग्रेटर देन x1 के लिए f of x1 से बड़ा आ रहा है,
तो मतलब इस इंटरवल में फंक्शन जो है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है। ठीक है, 2 पॉइंट्स का अपन यहाँ पे यूज करते हैं। अच्छा, डिक्रीजिंग के लिए एकदम उल्टा हो जाएगा, बड़े एक्स पर छोटा वाई आ रहा होगा, उस चीज को अपन लिख लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा एक और मतलब डेफिनेशन वाला पार्ट है, इसके बाद अपना लॉजिकल पार्ट चालू होगा, कॉन्केविटी, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और फिर जो आप मेरे को डीवाई बाई डी एक्स बोल रहे थे वो वाला पार्ट। ठीक है, तो मोनोटोनिसिटी इन एन इंटरवल, पहला पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे अपन यहां पर। देखो, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी, फंक्शन में लिखवाता हूं, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन ए कॉमा बी। देख रहे हो दोनों पे ओपन ब्रैकेट रखा है मैंने। ठीक है, नीचे लिख देते ना, इफ फॉर x2 ग्रेटर देन x1, क्या करूं, कॉमा लगाओ, इंप्लाइज कॉमा लगा देते ना, f of x2 इज ऑल्सो ग्रेटर देन f of x1। ठीक है, अब आगे लिखेंगे x1 x2 क्या है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द इंटरवल a b। x1 x2 इस इंटरवल के कोई भी 2 पॉइंट है। ठीक है, तो आगे वाले पॉइंट पर अगर वैल्यू ज्यादा आ रहा है, पीछे वाले पे कम आ रहा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, फंक्शन जो है हमेशा ऊपर की तरफ भाग रहा होगा। ठीक है, यहां पे इंप्लाइज का सिंबल लगा दो, कॉमा अच्छा नहीं दिख रहा ना, इंप्लाइज लगा दो। इसी चीज को उल्टा करके लिखेंगे, बट आप एक चाहे तो ग्राफ भी बना सकते हो। अच्छा, हो सकता है इस इंटरवल के बाद फंक्शन डिक्रीज करने लगा हो, वी डोंट केयर, हमको इस इंटरवल में बात करनी है सिर्फ। ठीक है, ये बाद वाला ग्राफ मत बनाना। आगे लिखें, पॉइंट नंबर 1 था ना, पॉइंट नंबर 2। देखो, फंक्शन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग इन a कॉमा b। ठीक है, इफ, ये लास्ट डेफिनेशन है अपनी, इसके बाद जितनी भी डेफिनेशन होगी सारी इंटरेस्टिंग होगी। फॉर x2 ग्रेटर देन x1, इट इंप्लाइज दैट f of x2 इज, बड़े x पर छोटा y आना चाहिए ना, लेस देन x1। ठीक है, फॉर ऑल x1 x2 बिलोंगिंग टू द इंटरवल a b, मतलब कुछ ऐसा हो जाएगा, ये a है, ये b है। ठीक है, तो अगर अपन कोई भी 2 पॉइंट लेते हैं x1 x2, और बड़े x पर अगर छोटा y आ रहा है और छोटे x पर बड़ा y आ रहा है, कोई भी 2 पॉइंट पे, तो इसका मतलब फंक्शन जो है इस पर्टिकुलर इंटरवल में मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। इसको क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे वो अपन आराम से सीख जाएंगे। ठीक है, जैसा मैं सिखा रहा हूं वैसे ही अप्लाई करना है। अगला टॉपिक लिखेंगे कॉन्केविटी, ये लिख लो, कॉन्केविटी। यहां से अपना चैप्टर जो है सही मायनों में स्टार्ट होता है, क्योंकि अब मैं ग्राफिकल टर्म्स में बात करना स्टार्ट करूंगा। अभी तक अपन ने बस सीखा है कि क्या मतलब होता है मोनोटोनिक फंक्शन का। ठीक है, पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी कैसे डिफाइन की जाती है, इंटरवल पे कैसे डिफाइन की जाती है। अब मेन बात करेंगे कॉन्केविटी की। ठीक है, पहली बात तो आपको कॉन्केविटी समझ में आता होगा, है ना, आपने ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स में पढ़ा होगा कॉन्केव और कॉन्वेक्स लेंस, लेकिन ये उस तरह से डील मत करना। इसमें अपन कॉन्केव कॉन्वेक्स नहीं बोलते, सिर्फ एक ही चीज बोलते हैं, या तो ग्राफ रहेगा हमेशा कॉन्केव अप, या तो डाउन, या तो कभी अप कभी डाउन। ठीक है, लेकिन उसको सीखेंगे कैसे। जैसे सबसे सिंपल ग्राफ लेता हूं मैं, y इज इक्वल टू e टू द पावर x। ये वाला ग्राफ जो है ना, अच्छा केव पता है ना आपको, जो गुफा होती है वो कुछ इस तरीके से होती है, तो ये वाला जो पोर्शन होता है इसको अपन बोलेंगे केव डाउन। अगर इसको अपन उल्टा कर देंगे तो केव अप बोलेंगे, बस इस तरीके से सोचना है। ये वाला ग्राफ अगर आप देखोगे तो दिस इज ऑलवेज कॉन्केव अप, क्योंकि ये e की पावर x है, दिस इज e टू द पावर x, ये हमेशा कॉन्केव अप है। ग्राफिकली, मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे वो अपन बाद में देखेंगे। एक और ग्राफ लेते हैं जो हमेशा कॉन्केव डाउन आएगा, जैसे कि मैंने ले लिया, बताओ lnx ले लिया, lnx जो है हमेशा कॉन्केव डाउन है ना। अच्छा, और मैं एक और ग्राफ लेना चाह रहा हूं अभी, दैट इज y इज इक्वल टू साइन x।
y इज इक्वल टू साइन एक्स कैसा है बताइए? दोनों होगा ना। अच्छा देखते हैं ना, y इज इक्वल टू साइन एक्स की, यहां से अब ध्यान से सुनना है ना, ये वाले पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ये देखिए अभी कॉन्केव डाउन है, डाउन है, डाउन है, अभी भी डाउन है, अभी भी डाउन है, अभी डाउन, एकदम से इस पॉइंट से खट से कॉन्केव अप होने लगा। दिख रहा है आपको? ये जो मैंने डॉट बनाया ना यहाँ पे, यहां से उसकी कॉन्केविटी पहले डाउन थी, फिर यहां से एकदम से अप हो गई। ये वाला जो पॉइंट है ना, इस बारे में अपन बाद में बात करेंगे। मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दिया था, स्टार्टिंग में इंट्रोडक्शन दिया था कि जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है उस पॉइंट को अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब वहां पर कॉन्केविटी इन्फ्लेक्ट हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई, ऐसा सोच लो, ठीक है। उस बारे में बाद में बात करेंगे। यहां पर देखते हैं, ये कॉन्केव अप है, ये कॉन्केव डाउन है। हम पता कैसे करेंगे कि कोई भी फंक्शन, ये तो बड़े आसान फंक्शन थे, हम इनका ग्राफ बना सकते हैं, बट अगर मान लो आप ग्राफ नहीं बना सकते हो तो मैथमेटिकली हाउ डू वी कैलकुलेट कि फंक्शन कॉन्केव अप होगा या डाउन होगा? देखो उसको चेक करने का तरीका क्या है। चेक करने का तरीका यह होता है कि किसी भी फंक्शन का आप डबल डेरिवेटिव निकालो। डबल डेरिवेटिव जानते हैं क्या होता है? d2y/dx²। अगर डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन कॉन्केव अप आएगा, हमेशा। अगर डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है तो फंक्शन इज कॉन्केव अप, और इसका उल्टा, अगर डबल डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन इज नेगेटिव तो फंक्शन कॉन्केव डाउन आएगा। इसको अपन देखो यहीं की यहीं प्रूफ भी कर सकते हैं। इसका ओरली करेंगे, e की पावर x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव क्या आएगा? e की पावर x। सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव e की पावर x अगेन, तो इसका डबल डेरिवेटिव जो आएगा दैट विल बी y डबल डैश, इट विल बी e की पावर x। और हम सब जानते हैं कि e की पावर x हमेशा पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता नहीं, तो y डबल डैश इज ऑलवेज पॉजिटिव। मतलब ये फंक्शन जो है हमेशा कॉन्केव अप रहा होगा, और है भी, ठीक है। जहां तक अपन ln x की बात करते हैं, y इज इक्वल टू ln x, ओरली करेंगे। ln x का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव 1/x, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव -1/x², ठीक है। तो आपको दिख रहा है ये तो पॉजिटिव क्वांटिटी है, बाहर एक माइनस चिपका हुआ है, तो इट इज ऑलवेज नेगेटिव। तो अगर डबल डेरिवेटिव हमेशा नेगेटिव हुआ, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो कॉन्केव डाउन होगा हमेशा, फॉर एंटायर डोमेन। लेकिन अगर अपन साइन एक्स की बात करते हैं, यहां पे अगर अपन कॉन्केविटी चेक करने जाते हैं, ध्यान से देखना है ना। अब साइन एक्स का फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव बताइए क्या होगा? कॉस एक्स। क्या हो गया? फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव होगा कॉस एक्स, और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव क्या होगा? माइनस साइन एक्स। अब आप बताइए कि क्या ये फंक्शन या क्या ये डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव अपन बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते। अच्छा, मतलब इतना अपने को पता है कि ये कभी कभी पॉजिटिव होगा, कभी कभी नेगेटिव होगा। मतलब ये इट इज नॉट ऑलवेज कॉन्केव अप और कॉन्केव डाउन, इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। अच्छा चलो अच्छी बात है। अगर मैं आपसे बोलता हूं कि ये किस इंटरवल तक, चलो सिर्फ 0 से 2 पाई की बात करते हैं ना। 0 से 2 पाई में ग्राफ देखकर तो आप आराम से बता सकते हो किस इंटरवल में कॉन्केव डाउन होगा ग्राफिकली, 0 to पाई। अगर अपन मैथमेटिकली देखते हैं तो कॉन्केव डाउन वाला इंटरवल अगर आपसे पूछ लिया, बोर्ड एग्जाम में पूछता है जनरली ऐसा कि बताइए साइन एक्स कौन से इंटरवल में कॉन्केव डाउन होगा, तो आपने डबल डेरिवेटिव निकाला और चेक करा कि ये डबल डेरिवेटिव कब नेगेटिव आएगा, है ना। नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप चेक करोगे बेसिकली साइन एक्स कब पॉजिटिव होता है। जहां साइन एक्स पॉजिटिव होता है वहां डबल डेरिवेटिव नेगेटिव होगा, और साइन एक्स पॉजिटिव होता है 0 से पाई में। ग्राफ में दिख रहा है ना, एक्स एक्सेस के ऊपर है, तो इसका मतलब x बिलोंगिंग टू द इंटरवल 0 to पाई, इस इंटरवल में फंक्शन का कॉन्केव जो होगा वो डाउनवर्ड होगा, क्योंकि डबल डेरिवेटिव इस इंटरवल में नेगेटिव आ रहा है, और पाई से लेकर 2 पाई में डबल डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव आ रहा है, तो कॉन्केव अपवर्ड हो गया, ठीक है। अब है ना, ये जो पॉइंट है इसमें मेरा कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट है। इस पॉइंट पर क्या हुआ ना, एकदम से द टेबल्स हैव टर्न्ड, पहले कॉन्केव डाउन था फिर कॉन्केव अप हो गया, तो इस पॉइंट ने सारा खेल बदला है। इस पॉइंट को अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। यहां तक आप लिखो, लिख लिया हो तो अच्छी बात है, मैं आगे एक नया टॉपिक लिखूंगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कुछ नहीं लिखवाया मैंने, अच्छा समझा दिया सारा ना। ये बड़ा डिफिकल्ट पार्ट है, इसको अंग्रेजी में कन्वर्ट करना। लिखो, पहला ग्राफ लिखो, यहाँ पे फर्स्ट ग्राफ बनाएंगे डायरेक्टली, सेकंड दावे के साथ नहीं कह सकते। अच्छा बोला आपने, लेकिन नॉट नेसेसरली ट्रू। आई टेल यू व्हाई, आई टेल यू व्हाई, मैं बताऊंगा ना, उसका आप सोचो तो अच्छी बात है। अंग्रेजी यह है कि
फर्स्ट ग्राफ बनाने से पहले या तो फिर बनाने के बाद आप इसके नीचे लिखेंगे इफ, जो भी ऑनलाइन देख रहा है, मैं लिखने नहीं वाला हूं, है ना, तो आप टूटी फूटी इंग्लिश में लिख लो। इफ डबल डेरिवेटिव, दैट इज if double derivative, that is d2y by dx square of a function is positive, for its entire domain, if double derivative, that is d2y by dx square of a function, या for a function is positive for its entire domain, then it will be concave up. Then the, कैसे लिखेंगे इसको, ऐसा लिखेंगे, then the graph of the function then the graph of the function will always be concave up, है ना, ऊपर की तरफ केव्ड रहेगा। और इसी का उल्टा आप लोग अपनी भाषा में लिख लो। क्या, ये तो फंक्शन ही नहीं है ना, दे आर नॉट द फंक्शन। अगर आप, इन्होंने ये पूछा है कि अगर कोई फंक्शन ऐसा है, ऐसा, तो इसके बारे में क्या बोलोगे, ये तो फंक्शन ही नहीं है, इसमें वर्टिकल लाइन टेस्ट जो है वो फेल हो जा रहा है। ये क्या है, ये फंक्शन नहीं तो क्या है, इट इज अ रिलेशन, है ना, इसमें एक के दो लफड़े हो जा रहे हैं ना, एक इनपुट पे दो आउटपुट आ जा रहे हैं, ऐसा होता नहीं है फंक्शंस में। वीडियो अटक रहा है क्या ऑनलाइन वाली जनता, एक बार बताइए मुझे। आप लोगों को आवाज आ रही है एकदम क्लियर? चलो, आई होप आ रही होगी। अभी आना चालू कर दो, और क्या, क्लास में। मानव तुम तो आते ही थे, बाकी लोगों को बोल रहा हूँ। वैसे भी कल सबका खत्म हो जाएगा क्या एग्जाम? इसके बाद पी है क्या? अरे उसमें मार्क्स नहीं आते भाई, फिजिकल एजुकेशन की बात कर रहे हो ना, सर एमसीक्यू तो फिर तो और मुश्किल हो गया। उसमें क्या एमसीक्यू होगा भाई? सर ऐसे बहुत लो क्वालिटी का ऐसा उनका प्रिंटिंग रहता है, कुछ भी ऐसा वार्निंग पेंटिंग नहीं कर देते, कुछ टाइप कौन सा आ सकता है। कौन सा? अरे यार वो बड़ा कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है। मैंने तो आईपी लिया था, कुछ पढ़ा इजी लगा। मतलब पूरा पेपर सैंपल क्वेश्चन पेपर से आते हैं। आईटी वालों का, तुम भी ले लेते आईटी। आईपी आईपी क्या है? पाइथन पूरा पाइथन है क्या? पाइथन इज इजी। हमें पता है कि उसमें स्कोरिंग बहुत अच्छा होता है। पाइथन तुमने पढ़ लिया है क्या? काइंड ऑफ, मतलब आधा आधा कोई सर बस सीबीएसई का सैंपल पेपर चलता है, मैंने पूरा सीबीएसई का सैंपल पेपर डाउनलोड करके डाला पूरा, आंसर से आते हैं। पाइथन के सिंटेक्स में को याद नहीं है अभी, उसमें दो तरह की फॉर लूप होती थी ना, फॉर आई इन द रेंज ऑफ, फॉर आई इन द रेंज ऑफ, और एक और क्या होता, फॉर आई इन, पता नहीं, वाइल लूप सिंगल होती थी उसमें। लॉजिकल लैंग्वेज इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग यार। मेरे को तो, मेरा मिसकंसेप्शन था पहले तक कि बड़ा डिफिकल्ट है, बट इट इज वेरी इंटरेस्टिंग। सर आप, अभी आप डस्टर के साथ अटक गए हो बोर्ड पे। सर वो दिख भी रहा है। नहीं यार, चल रहा है, मेरे को तो चल रहा है। आप बोलो तो मैं पॉज करके प्ले कर देता हूँ। ओके, लिखेंगे अपन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कॉन्केव डाउन के लिए, अरे लिख लेते ना यार खुद से, ये भी लिखवाऊं मैं? ये तो कुछ ज्यादा ही स्पून फीडिंग हो गई ना, इतना तो लिख लोगे आप लोग कि अगर d2y by dx स्क्वायर हमेशा नेगेटिव है तो ग्राफ विल बी ऑलवेज कॉन्केव डाउन। और आप इसके लिए भी चाहे तो लिख सकते थे sin x, जो मैंने यहाँ मिटा दिया है, बट मेरे ख्याल से समझ में आ जाएगा, अगर कोई कुछ भी नहीं लिखोगे ना तो भी समझ में। लिख दो, और क्या।
ओके, हो गया हो गया हो गया हो गया, बस 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 लिख लिया ना आप लोगों ने वो चीज। एक सेकंड रुकना। देखो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, देखो वो पॉइंट जहां पर कॉन्केविटी चेंज होती है ना उसको अपन बोलते हैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ठीक है, तो इसको अपन लिखेंगे फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स इज इक्वल टू ए। देखो फंक्शन हैज अ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एट एक्स 6 GB. Function has a point of inflection at x is equal to a if concavity changes about that point. If concavity, sorry थोड़ा pause आ गया था, concavity changes at that point. ठीक है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे एग्जांपल दिया था, बस हो गया, अब बात मत करो। ये sin x की बात कर रहे हैं, यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएंगे, 0, पाई, 2 पाई, 3 पाई, यहाँ पर हर जगह कॉन्केविटी चेंज हो रही है। देखो यहाँ से 0 से पाई तक कॉन्केव डाउन था, फिर पाई के एकदम बाद से कॉन्केव अप हो गया, फिर 2 पाई से 3 पाई कॉन्केव डाउन था, उसके बाद फिर कॉन्केव अप हो जाएगा। तो आप लिखेंगे x इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, x इज इक्वल टू 0, पाई, 2 पाई डॉट 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 आर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। अभी मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ ना, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शंस। ठीक है, एन पाई भी लिख सकते हो, इसका रीजन चाहे तो लिख लो, बिकॉज कॉन्केविटी चेंजेस एट दीज पॉइंट्स। हम मैथमेटिकली कैसे पता करेंगे अपन कॉन्केव अप या डाउन? अटक गया क्या ये ऑनलाइन? ऑनलाइन वाली जनता, इज इट स्टक? आई थिंक इट इज। ओके, कोई भी एक स्टूडेंट मुझे बताइए what is going on. I think it is stuck. Screen sharing has stopped. यार बहुत छोटा लेक्चर हो जा रहा है अपना, गलत है ये। ओके, जस्ट अ मिनट। शेयरिंग 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 शेयरिंग, अभी ठीक है, अभी ठीक है, एंड अभी रिकॉर्डिंग चल रही है। लेट अस गो। ओके, एकदम से निकल के आया रिकॉर्डिंग। ठीक है, मैथमेटिकली का मतलब, इसका मतलब क्या होता है, देखिए फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन मैथमेटिकली, हाउ टू फाइंड, बस बस विवेक, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, प्रणव एंड सागर, मैथमेटिकली कैसे फाइंड करेंगे? देखो आगे देखो हर कोई, एक ऐसा पॉइंट सुनो, जैसे कि ये पॉइंट की बात करता हूं, पाई से जस्ट पहले डबल डेरिवेटिव कैसा रहा होगा? कॉन्केव डाउन है ना, तो नेगेटिव रहा होगा ना, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव रहा होगा। और पाई के जस्ट बाद डबल डेरिवेटिव कैसा हो गया होगा? पॉजिटिव। तो पाई पर क्या हुआ होगा? 0 हुआ होगा। मतलब एक ऐसा पॉइंट जहां पर डबल डेरिवेटिव 0 हो जाता है, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है ना। एक बार थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा, जो मैं लिखवाऊंगा यहाँ पे, हाउ टू फाइंड पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, लिखे अ पॉइंट वेयर f double dash x is equal to 0, f double dash x is equal to 0 and it changes its sign about that point is called point of inflection। ठीक है, एकदम $1,000,000 कंसेप्ट लिख रहे हैं अपन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ये लिख लेना है ना अच्छे से। मतलब किसी पॉइंट पर अगर डबल डेरिवेटिव 0 हुआ हो, ये याद रख लो अच्छे से, समझ लो, एक कुछ ऐसी चीजें होनी चाहिए ना जो वंस एंड फॉर ऑल आपको दिमाग में घुसा लेना चाहिए एक ही बार में।
सुन लो अभी से। डबल पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कैसे निकालेंगे? किसी पॉइंट पर अगर डबल डेरिवेटिव 0 हुआ हो और उस पॉइंट के अबाउट डबल डेरिवेटिव अपना साइन चेंज कर रहा हो, मतलब पाई के जस्ट पहले डबल डेरिवेटिव नेगेटिव था, पॉइंट के बाद वाई डबल डैश पॉजिटिव हुआ, 0 के बाद, है ना? तो मतलब उस पॉइंट पर डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन रहा होगा, क्योंकि इस पॉइंट पर d2y/dx² तो 0 होगा ही होगा। मतलब f डबल डैश 0 होना चाहिए और उसको अपना साइन भी चेंज करना चाहिए। सिर्फ 0 होना नहीं चलेगा, सिर्फ 0 होना रिक्वायर्ड कंडीशन नहीं है। 70% जनता ये गलती करती ही करती है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालना होता है, वाई डबल डैश निकाल देंगे, 0 से इक्वेट कर देंगे और फिर आगे चेक ही नहीं करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे नहीं कि उस पॉइंट के पहले और उस पॉइंट के बाद डबल डेरिवेटिव कैसा रहा होगा। आपको हमेशा वेरीफाई करना है, ठीक है? उसका रीजन मैं आपको सिखा दूंगा कि क्यों ऐसा हो रहा है। अभी बता, एप्लीकेशन भी बता देता हूं अभी की अभी। सबसे इजी क्वेश्चन लिखते हैं ना, लिखिए एग्जांपल फॉर y इज इक्वल टू x³। ठीक है, मान लो इसका ग्राफ अपने को नहीं आता है, हम लोगों को इसका पहले आता तो है ना वैसे, ठीक है? अब मान लो कि नहीं आता है, अगर हमें ग्राफ नहीं आता है तो आपको बोल दिया है कि चेक पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। कहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा आपको चेक करने को बोल दिया है। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के लिए अपन फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे 3x², सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे 6x, और चेक करेंगे कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कहां पर 0 हो रहा है। सुनो सब आगे देखो, कहां पर 0 हो रहा है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव? x इज इक्वल टू 0 पर। तो x इज इक्वल टू 0 पर हमको अभी शक हुआ है कि वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन हो सकता है, चांसेस है। अब शक को यकीन में कैसे बदलेंगे? हाँ आप चेक कर लो ना, एग्जैक्टली 0 पर चेक करो, इधर देखो, 0 माइनस पर चेक करो और 0 प्लस पर चेक करो। एग्जैक्टली 0 पर जो डबल डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा? 0। 0 माइनस पर जो डबल डेरिवेटिव आएगा दैट विल बी 6 इंटू माइनस h। सोचकर देखो ना, नेगेटिव आ गया, और 0 प्लस पर क्या आएगा डबल डेरिवेटिव? 6h। तो देख रहे हो 0 के जस्ट पहले नेगेटिव था, 0 के जस्ट बाद पॉजिटिव हुआ, और 0 पर डबल डेरिवेटिव 0 है। तो डबल डेरिवेटिव 0 तो हुआ और उसने साइन भी चेंज की, इसका मतलब x इज इक्वल टू 0 पर डेफिनेटली पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होगा। अब आप कंफर्म कर सकते हो। अगर अपन इसको ग्राफिकली देखना चाहते हैं तो पहली बात तो x³ का ग्राफ बना सकते हो आप। सब जनता कंफ्यूज क्या होती पता है कि उसका ग्राफ ऐसा होगा, या फिर बहुत सारी जनता ये भी सोच लेती ग्राफ कि ऐसा होना चाहिए। ये कौन सा ग्राफ सही है? ये वाला ना, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि पावर जो है 1 से बड़ा है तो ये ऊपर की तरफ जाएगा, ठीक है? इसमें भी ये वाला जो मैंने बताया था, यहां पर भी पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। अब मैंने क्या किया, राइट में, हाँ बिल्कुल ऐसे भी सोच सकते हो। 0 के बाद कॉनकेव अप है ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, तो ऐसे भी सोच सकते हो। अभी आप देखो यहां पर एग्जैक्ट 0 पर अगर अपन बात कर रहे हैं तो डबल डेरिवेटिव 0 हो रहा है और डबल डेरिवेटिव अपना साइन भी चेंज कर रहा है ना? तो 0 के पहले इट वाज नेगेटिव, मतलब पूरा कॉनकेव डाउन रहा होगा। 0 के बाद इट इज पॉजिटिव, मतलब कॉनकेव अप रहा होगा। और 0 पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ रहा है। अच्छा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर एक खास बात होती है। क्या खास बात होती है पता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर आप जो टेंजेंट बनाओगे ना, देखो वो टेंजेंट कर्व को टच करने के बजाय कट करता है। ये मैं आपको बता चुका हूं। टेंजेंट जनरली टच करता है, जैसे कि यहां पर अपन ने बना दिया टेंजेंट, तो ये टच कर रहा है ना, कोई भी पॉइंट पर। लेकिन पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पर जो टेंजेंट होता है वो कर्व को काटता हुआ निकलता है, ठीक है? तो इसको अपन लिखेंगे ज्योमेट्रिकली, सेकंड पॉइंट, जियोमेट्रिकली। मेरे ख्याल से टाइम आज ज्यादा हो गया ना। हाँ फिर नहीं होगा, मतलब कौन सा ग्राफ हो गया है जो तुम बता रहे हो? 4x। हाँ उसमें पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नहीं आ रहा है। एकदम सही, बहुत सही सोचा तुमने। करते उस बारे में बात। ज्योमेट्रिकली इफ एट अ पॉइंट टेंजेंट, इफ एट अ पॉइंट टेंजेंट टेंजेंट लाइन, मैंने टेंजेंट लाइन लिख रखा है, क्रॉसेस और कट्स द कर्व, then it is called
पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है। एक और पॉइंट है, वो मैं आपको समझा नहीं पाऊंगा, अभी लिखवा जरूर देता हूँ। थर्ड पॉइंट लिखो। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन is when derivative is extremum, that is maximum or minimum, ठीक है। एक और चीज आप लोग, जैसे विवेक कह रहा था कि x की पावर 4 की बात करते हैं अपन, फिजिक्स लेक्चर नहीं है क्या? अरे है भाई, रुक जाओ। कौन होगा ये बताओ टाइप करने वाला? सही जवाब। देखो y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4 है ना, इसका ग्राफ जो होगा, ग्राफ छोड़ दो आप, अगर आप y डैश निकालते हो तो 3x स्क्वायर आएगा, 3x क्यूब आएगा, बहुत ही बढ़िया, शाबाश, 4x क्यूब आएगा, y डबल डैश कितना आ जाएगा, 12x स्क्वायर। तो दिख रहा है आपको डबल डेरिवेटिव जीरो हो रहा है, कहाँ पे, जीरो पे। तो हमको लग रहा है, हमको शक हो रहा है कि वहां पर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होना चाहिए, लेकिन वो साइन चेंज नहीं करेगा, है ना। जीरो माइनस और जीरो प्लस पर वो दोनों जगह पॉजिटिव और पॉजिटिव रहेगा, और जीरो पर जीरो। ग्राफ ऐसा बनता है, देखो हमेशा कॉनकेव अप ही है ना। तो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में क्या समझ में आया आप लोगों को? अच्छा, एक और खास बात बताता हूँ मैं पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन के बारे में। खास बात चलो वो बाद में बताऊंगा, क्योंकि फिर वो वर्टिकल टैंजेंट भी आ जाता है। कंक्लूजन क्या हो गया? डबल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और साइन चेंज करना चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय एवरीवन। होमवर्क हो गया आपका मॉड्यूल का? कल चेक करूंगा मैं, ठीक है।